हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समरी लेक्चर लेके मैं आया हूं और यहां पर हम लोग आज करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिकोड। और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन हाँ कम टाइम में जितना अच्छे से हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। बस इसके बाद आप सबको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज हो या जो भी आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर मतलब एग्जाम के आसपास ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया एकदम ही अच्छे से करिएगा। ठीक है कि हाँ भाई क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाइए, फॉर्मूलाज सारे रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद की जो भी कहानी है वो आप ही को अटेम्प्ट करनी है, तो प्लीज को करना है। ठीक है, तो चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, मैं बार बार हर एक समरी लेक्चर में बोलता हूँ, भाई प्लीज अगर कहीं से भी कुछ पढ़ के आए हो तभी ये लेक्चर देखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कि डायरेक्ट आपको ये लेक्चर दिख जाए पहले ऊपर तो आपने इसी को क्लिक कर दिया, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती ही नहीं है तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप क्लास अटेंड करके आए हो, चाहे मेरी करके आए हो, चाहे किसी की भी अटेंड करके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपका होना मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स आना जरूरी है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं समरी लेक्चर और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है आज के समरी लेक्चर में। और यहां पर चेक करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला शीट हम सब लोग जानते हैं, हम लोग इसको फॉर्मूला शीट बोल दे चाहे समरी लेक्चर बोल दे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का कन्वर्जन है। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का कन्वर्जन है। ध्यान से देखिएगा सर, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अगर कहीं हो रही है तो उससे जो केमिकल एनर्जी मिली, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी मिली उसको किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रहा है तो इससे जो एनर्जी मिलेगी अगर उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये किस पे अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अपने आप होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर जैसे ही होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा और यही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो टाइप की बैटरीज है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस हो पाए। कौन सी केमिकल रिएक्शन? जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम सब लोग थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो सर हम लोगों के पास कैथोड, जब भी किसी बैटरी में जाते हैं तो दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड बोला जाता है, एक को एनोड बोला जाता है। कैथोड क्या है? जहां रिडक्शन टेक्स प्लेस। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड क्या होगा? नेगेटिव। कैथोड वो था जहां रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जाएंगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम अब एनर्जी दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पहले क्या था, इस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एनर्जी मिल रही थी, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन खुद दे रहे हैं। हम खुद इलेक्ट्रोलिटिक सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो यहां पर टर्मिनल क्या हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो दो टाइप के सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं के बारे में सब कुछ जानना है, कब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। इन्हीं की कन्वर्जन पूरे चैप्टर में चलेगी, इन्हीं की कन्वर्जन पूरे चैप्टर में हमें करनी। देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इधर एनोड लिख दिया, इधर कैथोड लिख दिया, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। आपको ही पता है एनोड से इलेक्ट्रॉन जाता है, करंट कहां आता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टिंग वायर लगा पड़ा है। अब देख लो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, एनोड ब्रिज कैथोड। ये जिंक वाला जो कॉपर जिंक कॉपर का जो रिएक्शन है ये सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है। देख लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? एनोड टू कैथोड फ्लो करता है। करंट ऑब्वियस है, कैथोड टू एनोड हो जाएगा। थिकनेस ऑफ एनोड ऑब्वियस, यहां मेटल क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। धीरे धीरे मेटल क्या करेगा? उसकी इलेक्ट्रोड की, एनोड की थिकनेस क्या होगी? कम होगी। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होगा? ऑब्वियस उस साइड मेटल क्या होगा? डिपॉजिट होगा, तो उसकी थिकनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोई इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होता, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। उसके बाद सर सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड। सॉल्यूशन दोनों साइड न्यूट्रल रहता है। कैसे? इसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए तो सॉल्ट ब्रिज यूज करते थे। इसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते थे? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते। क्यों? क्योंकि सर अगर इधर पॉजिटिव हुआ, मान लो ये रिएक्शन है, ये जिंक रॉड है, जिंक से ये किस में चला जाएगा? जिंक +2 में। तो सर ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन बन रहा है, इधर क्या होगा? कॉपर +2, कॉपर +2 किस में चला डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर में। तो सर यहां निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसी को मिनिमाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने क्लास में भी, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पक्का? तो नो इवोल्यूशन है हीट, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल रखते हैं। दूसरा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब कि गिब्स एनर्जी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपको
थर्मोडाइनमिक्स की याद दिलाएगा। गिब्स एनर्जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। सर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे अगर कहीं रिएक्शन में 2 लिखा है या 3 लिखा है तो वहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं, आप उसको लिखते नहीं है। ठीक है, मान लो कहीं पे कोई रिएक्शन लिखा है ए से A+3 या ऐसे लिखा है ए B+2 है, यहां पर A+3 हो रहा है और B हो रहा है, तो आप चार्ज बैलेंस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से, तो ये ना अपने पास आई के 2 हो गए 3 हो गए। तो इसका जब सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे एनोड का रिप्रेजेंटेशन, फिर कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं होते सेल रिप्रेजेंटेशन में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जहां एनोड धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड धीरे धीरे रिड्यूस होता है, एनोड की थिकनेस कम होती है, कैथोड की थिकनेस बढ़ती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैथोड साइड इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। इन सब में कोई हीट इवॉल्व नहीं होती है, सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। डैनियल सेल किसको बोलते हैं, तो जिंक और कॉपर जो सबसे फेवरेट है, आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो शुरुआत उसी से होती है। तो जिंक और कॉपर का जो सेल है उसी को क्या बोल दिया जाएगा, डैनियल सेल। पोटेंशियल क्या है 1.1 वोल्ट, कितना है 1.1 वोल्ट। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। ठीक है, देख लीजिएगा ये नाम वाम ये सब एनसीईआरटी की लाइन से ये सारी सारी। यहां पर इसका जो वोल्टेज होता है 1.1, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे 3 कंडीशंस मिलेंगी। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन, मतलब बाहर से जो वोल्टेज दे रहे हैं, अगर वो लेस देन 1.1 है तो ये नॉर्मल डैनियल सेल जैसा था वैसा ही बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जिंक से कॉपर, करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, जिंक से कॉपर और कॉपर टू जिंक। जिंक डिसॉल्व करेगा एट एनोड, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। जिंक बिहेव करेगा, जिंक डिसॉल्व एट एनोड और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। जो नॉर्मल होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक डिसॉल्व करेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपने वोल्टेज लगाया लेकिन इक्वल लगाया, तो मतलब करंट क्या हो जाएगा, बंद, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट आया तो उस केस में याद रखिएगा रिवर्स डैनियल सेल आएगा। रिवर्स डैनियल सेल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर फ्लो कर रहा था, अब कॉपर टू जिंक, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में। सर जिंक डिपॉजिट होगा और कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो ये दोनों के, तीनों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उससे ज़्यादा हेवी लगा दिया आपने एक्सटर्नल वोल्टेज, तो उस केस में वो डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पक्का। तो ये डैनियल सेल, रिवर्स सेल। सॉल्ट ब्रिज क्या है, मैं बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर अगर पेस्ट होता है विद NH4NO3 KNO3 या KCl एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करता है, तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करेगा, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। जैसे मैंने क्या बोला था कि इधर एक साइड जिंक +2 का चार्ज ज्यादा हो जाएगा और एक साइड सल्फेट माइनस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो एक लिक्विड में नेगेटिव चार्ज, एक लिक्विड में पॉजिटिव चार्ज, तो उनको कम करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। क्यों, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। ये किसको अवॉइड करता है, डिफ्यूजन को। मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई इधर से उधर मूव करे, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन और मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर। 2 हाफ सेल में होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों हाफ सेल को हम लोग एक साथ देखा तो हम लोग एक साथ देखेंगे। नो avoid the diffusion or mechanical flow of solution from one half cell to another. Condition for electrolytes used in salt bridge, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है कंडीशन। तो सर आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायंस एंड एनायंस ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। मतलब जो कटायन और एनायन, जो भी कटायन और जो भी एनायन आप सॉल्ट ब्रिज में डाल रहे हो उसकी आयनिक मोबिलिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ताकि एक ही टाइम पे दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को हम लोग क्या कर पाए, स्टेबलाइज कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। कटायन और एनायन जो आप यूज करेंगे इसके अंदर, जैसे सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये पता चला ये जाके खुद का रिएक्शन कर दें तो कोई फायदा नहीं। ये रिएक्ट नहीं होने चाहिए, ये इनर्ट होने चाहिए, ये इनर्ट विथ आयंस ऑफ द सेल। ऐसा नहीं कि जाके खुद ही का प्रेसिपिटेट बनाने लगे, खुद ही जाके रिएक्शन करने लगे, फायदा नहीं। फिर पता चला अपना ही इलेक्ट्रॉन देने लगे, इनका अपना रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। कोई पूछ दे अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सर्किट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपको ही पता है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, टेम्परेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे। ये सारा का सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको डिफाइन करता है? सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नॉर्मल बात की जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, यही रिप्रेजेंट करता है। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है कि सर आपकी टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की या कम है? खुद से याद रखिएगा, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी करना चाहता हूं, अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरा रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब आपकी टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट टू अदर्स आपकी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो रिड्यूसिंग पावर आपका हाई होगा। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका हाई है मतलब आप खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, दूसरे को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सर ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि सर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है। अगर वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है, सर अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऑक्सीडाइजिंग पावर के, या टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस होने की पावर। तो ये ध्यान रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस पे 3 क्वेश्चन आते हैं। एक सर अभी चॉइस ऑफ कैथोड और एनोड को चूज करने में काम आएगा। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो वहां सबसे बेस्ट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो वहां बेस्ट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। तो याद रखिएगा सर ये चीज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो अच्छा रिडक्शन मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब वो कैथोड अच्छा बनाएगा। सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई वो खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा तो वो अच्छा एनोड बनाएगा। सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ये भी पता चल जाता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है। कैसे? मेरा रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है ना तो मैं खुद को रिड्यूस करूंगा और दूसरे को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज करूंगा। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई देख रहे हो तो मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हो तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये 3 क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा बैटरी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं किसी एटम का या किसी भी एलिमेंट का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर इसीलिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाते टाइम पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। एक दूसरे के बस रिवर्स है। इनिशियल और फाइनल स्टेट बस अलग हो जा रही है, एक दूसरे क्या है? रिवर्स है। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है मतलब कोई अच्छा ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल जिसका हाई है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना हाई उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही लो, क्योंकि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। अगर प्लस में ज्यादा वैल्यू है तो माइनस में उतना ही कम हो जाएगा भाई साहब, पक्का। चॉइस फॉर कैथोड, कैथोड किसको लेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? हाई हो। बहुत हाई रिडक्शन पोटेंशियल या सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। क्यों? क्योंकि सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। एनोड पे चूज करना है तो बेस्ट चॉइस फॉर एनोड क्या होगा? अगर एनोड किसी का लेना है तो सर उसमें क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। देखिएगा, अब सर यहां पर पोटेंशियल पोटेंशियल गेम खेल दिया। अब हमें किसी बैटरी के अंदर रिप्रेजेंट तो कर लिया कि सर एनोड पे ये होता है, कैथोड पे ये होता है। अब बैटरी के अंदर 2 ईएमएफ होते हैं। एक बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट सेल। ये क्या होता है कि भाई ये तब का ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तब का ईएमएफ होता है जब कोई करंट आप विड्रॉ नहीं करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इज यूनिटी, मतलब 100% अभी है। वो तब होता है जब कोई करंट आप मतलब विड्रॉ नहीं करते, मैक्सिमम है ये ईएमएफ। ई नॉट सेल देखिएगा, ई नॉट सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किस पे है किस पे नहीं है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब ई नॉट सेल जब आप किसी सेल की बैटरी की स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने जाते हैं तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये सिर्फ क्या देखता है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब होता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन concentration and pressure is unity।
पक्का। ये सर तब डिफाइन होता है जब आपका एकदम बैटरी एकदम नई नहीं हो। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल क्या है सर? ई नॉट सेल इज नथिंग, ई नॉट ऑक्सीडेशन जिसका जो हो रहा है। देखिए भाई साहब, अगर आप एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, स्कूल में आपने पढ़ा, तो उस सब में क्या होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से बताया जाता है। आप हमेशा ये पढ़ते हैं कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट, ये सब चीज़ें ठीक है, पढ़ने को अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम हॉल में भरोसा नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हो तब तो अच्छी बात है, आईयूपीएससी रिडक्शन पोटेंशियल को प्रमोट करता है, लेकिन अगर साइंस वाला आदमी है तो उसको दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, बैटरी कैसे वर्क कर रही है? बैटरी वर्क कर रही है बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो आप एक बेसिक सा लॉजिक अगर याद रहता है तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए। कैथोड पे क्या होना है रिडक्शन, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, ई नॉट सेल हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दे, जिसका जो हो रहा हो। अब किसने बोला नहीं सर मुझे तो रिडक्शन पोटेंशियल में चाहिए, तो कुछ नहीं बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही करोगे ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का लोगे तो प्लस के बदले ये फॉर्मूला देख लो, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही लिखोगे ये माइनस हो जाएगा, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे ही लिखोगे ये माइनस हो जाएगा। तो सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने क्लास अटेंड करी है, मैं बार बार बोलता हूं, जिसका जो हो रहा है उसको ऐड कर दो। ये मत रटो स्कूल वाला फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हो सकता है, अपने पास हो सकता है सामने वाला राइट माइनस लेफ्ट करके जा रहे हो एग्जाम हॉल में, नीट में तो खासकर ये हो सकता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, आप बेहोश होकर आ गए कि अरे यार मैं तो राइट माइनस लेफ्ट करके गया था, यहाँ लेफ्ट माइनस राइट हो गया। तो ये रटिए मत, इसको याद रखिए, जिसका जो हो रहा है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। दूसरा, कोई भी बैटरी अगर फिजिबल बैटरी है, यूजफुल बैटरी है, तो उसके यू नॉट सेल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और ई नॉट सेल लेस देन अगर 0 आ गया मतलब वो बैटरी हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको हम ही सिर्फ चार्ज करेंगे, वो काम का नहीं हो पाएगा। अगर किसी बैटरी से हमें ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब वो पॉजिटिव बैटरी है और हमारे लिए अच्छी बैटरी है, यूजफुल बैटरी है, फिजिबल बैटरी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ऑन द बेस ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जनरली एनसीईआरटी देखेंगे या हम लोग अपने पास जो ट्रिक बनाएंगे वो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बना सकते हैं। ऑब्वियस है ना, इधर से इधर रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यही होगा शायद, पक्का। तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमने क्लास में ट्रिक भी पढ़ा था। लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, अरे यार जिंक क्यों आ गया, और मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला बस प्रभु है, प्रभु है। क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर लोग पानी पी रहे हैं। तो ऐसे करके हमने याद करने की कोशिश करी, जो भी था, जैसे भी आपको किसी और ट्रिक से याद हो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा लिथियम क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके रखता है, इधर से इधर जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देख लो ना, ये देख लो अपने पास, जैसे मैं तुमसे पूछूं सर कॉपर या कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो कॉपर अपने पास हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, देख लो इधर जाऊंगा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फ्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन को क्या कर देगा, फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा, आपको क्या करेगा ऑक्सीडाइज। कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कॉपर जल्दी रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। कॉपर सिल्वर गोल्ड याद रखना, ये मेटल्स जो अपने पास छापा वाले मेटल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये वैसे मेटल्स हैं जो मेटल होके हाइड्रोजन के पीछे रहते हैं, मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। बाकी मेटल्स का जनरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, बट ये छापा वाले जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, हाइड्रोजन से भी आगे होते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब कि सर अब आप नॉर्मल ईएमएफ निकाल रहे हो, जैसे फिजिक्स में आप पोटेंशियल और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस निकालते हो, वैसे ही यहाँ पर है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एट आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे करंट आप विड्रॉ करोगे उसके बाद, जैसे स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखते टाइम हमने क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर कितना होना चाहिए था, 1। अब यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर 1 नहीं होता, तो यहां पर आता है नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन मतलब
देखो भाई, ये क्या है, जब एकदम नई नई बैटरी बनी हुई है, और ये क्या है, धीरे धीरे जब बैटरी यूज हो रही है, जब बैटरी यूज होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो नॉस्ट इक्वेशन इन दोनों को रिलेट करता है, क्या बोलता है कि सर ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। क्यू सी क्या है, रिएक्शन कोशेंट, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट 96500। ये वैल्यू होती थी। इसको अगर न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ये फॉर्मूला आप कहां यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से सोच लीजिएगा। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बिकम्स केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ई सेल इज इक्वल्स टू 0। ई नॉट सेल क्या होता है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन केसी हो जाता है। सर आर टी अपॉन एन एफ को हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.059 लॉग के सी लिख देते हैं। डेल्टा जी नॉट रख लो, अब ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट कर रहा है। डेल्टा जी नॉट गिव्स एनर्जी ऑफ सेल, निकालने जाओगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाता है, और उसकी वैल्यू माइनस आर टी एल एन के सी हो जाती है। गिव्स एनर्जी ऑफ सेल माइनस एन एफ ई सेल हो जाता है। अगर आप लॉग की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये लॉग ln है तो ln को इधर लेके जाएंगे तो देख लीजिए, ये देखिएगा एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी, और ई की पावर क्या हो जाएगी, के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर। अगर लॉग से सॉल्व करेंगे तो सर देखिएगा n मतलब ये पूरा का पूरा एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। अब ये अलग अलग तरीके हैं, आपकी मर्जी है। ई नॉट सेल वर्सेज लॉग के सी का ग्राफ खींचेंगे, ई नॉट सेल वर्सेज लॉग के सी का ग्राफ खींचेंगे, स्लोप कितना होगा 0.059 अपॉन एन। ई नॉट सेल वर्सेज एल एन के सी ग्राफ खींचेंगे, स्लोप कितना होगा, आर टी अपॉन एन एफ होगा। तो ये छोटे छोटे ग्राफ फॉर्मूलाज, ऑब्वियस इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत सारे, तो इसीलिए बेटा इस समरी लेक्चर का यूटिलाइजेशन यही है कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ मिल जाएंगे। मैंने खुद की हैंड रिटन मतलब ठीक ठाक राइटिंग में लिख दिया है, आपकी अगर राइटिंग इससे भी अच्छी है तो आप इससे अच्छा लिख के इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करूंगा, मेरे लिए भी काम आ जाएगा किसी को सेंड करने के, ठीक है। क्योंकि मेरी राइटिंग में तो ठीक ठाक ही है, समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर आपकी राइटिंग इससे भी सुंदर है तो अभी एग्जाम हॉल के आसपास मत कीजिएगा, एग्जाम के आसपास नहीं, अगर टाइम मिलता है तो आप करके भेज सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब डिफाइंड होता है, जब प्रेशर 1 बार हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। स्टैंडर्ड ये क्या होता है सर, इसमें ना हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे रखते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे क्यों, क्योंकि प्लैटिनम पैलेडियम इन सब के सर्फेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन चिपक जाता है, सर्फेस पे चिपक के रहता है उनके सर्फेस, मतलब प्लैटिनम 1 लीटर अगर प्लैटिनम का वायर है ना, या वो इलेक्ट्रोड है, तो उस पर 1000 लीटर हाइड्रोजन क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मेरे लिए अब ऑब्वियस उसकी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, मेजर उसके लिए है कि हाइड्रोजन अगर कैथोड के फॉर्म में यूज हो रहा है या हाइड्रोजन एनोड के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका ई नॉट सेल, ऑब्वियस है हाइड्रोजन का ईएमएफ कितना हो जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है 0, लेकिन उसका ई सेल कितना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.059 इंटू पीएच हो जाएगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो माइनस 0.059 इंटू क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये वाला रिड्यूस कर रहा है। कैथोड पे यूज करेंगे, अगर रिडक्शन देखेंगे तो नेगेटिव पीएच, और ऑक्सीडेशन देखेंगे पॉजिटिव 0.059 इंटू पीएच हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कुछ नहीं सर, ऐसी सेल्स, ऐसी बैटरी जिसका सेमी मेटल का कैथोड हो और सेमी मेटल का क्या हो, एनोड हो, सेमी मेटल का कैथोड हो, सेमी मेटल का क्या हो, एनोड हो। सर देख लीजिए ना, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको रिड्यूस कर रहा है। सामने वाले का ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो सर कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या हो जाता है 0। जैसे ही ई नॉट सेल 0 हुआ, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो, माइनस RT NF ln QC या 0.059 log QC निकाल दो। कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए, जो कि मेटलर्जी अब चैप्टर नहीं है तो उसके लिए अब यूज नहीं करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जैसे कॉपर, जिंक, इन सब की रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज करते थे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का। सेमी मेटल को ऑक्सीडाइज करते थे, सेमी मेटल को रिड्यूस करते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मेजर पार्ट है, उसमें एक लास्ट चीज बचती है कि इलेक्ट्रो वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज कभी भी एडिटिव नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपको लगता हो कि सर इस रास्ते पे x1 वोल्टेज है, इस रास्ते पे x2 वोल्टेज है, तो इस रास्ते का कितना हो जाए x1 प्लस x2, कभी गलती से ही मत सोचिएगा। सर वोल्टेज कभी ऐड नहीं करते, एनर्जी एडिटिव होती है, वोल्टेज कभी एडिटिव नहीं होती। ई नॉट सेल क्या होता है, इंटेंसिव इन नेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो
डायरेक्ट ऐड नहीं होती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास सब होती है, डायरेक्ट एडिटिव नहीं होती। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी निकालते हैं। हमें पता है इस रास्ते की एनर्जी, इस रास्ते की एनर्जी और इस रास्ते की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सर कुछ नहीं, देख लीजिएगा इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का टेंशन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है 2, तो 2 टाइम्स x1। इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है 3 टाइम्स x2 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना हो रहा है 5, कर दीजिए। या तो गिब्स एनर्जी से निकालिए या फिर ट्रिक देख लीजिएगा, इसमें कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 का, इसमें कितने का हो रहा है 3 का, तो 2 टाइम्स x1 3 टाइम्स x2 और डिवाइड बाई 5 कर दो, पक्का देख लो। फिर देखोगी अगर मैं तुमसे बोलूं कंडक्टेंस की बात बोलूं तो कंडक्टेंस क्या है सर, कंडक्टेंस 2 टाइप का, एक मेटालिक कंडक्टेंस है या फिजिक्स वाला कंडक्टेंस जहां पे मेटालिक मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कैसा कंडक्टेंस होगा, हम वायर लेके थोड़ा ना चलेंगे, हम तो इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। मेटालिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये मेटल्स के थ्रू होता है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, कि कौन सा नेचर है, किस टाइप का नेचर है मेटल का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस टाइप का मेटल है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्यों, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा सर मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर वही बात इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में किया जाए तो यहां पर इसमें किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट होती है, आयंस के कारण। आयंस प्रोड्यूस करते हैं, आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी 4 फैक्टर्स पे, किस पे, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो कौन से साइज ऑफ आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, एंड टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक का, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इसलिए ऑब्वियस है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री की और फिजिक्स की कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और यहां पर क्या हो जाएगी सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। अब थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करते हैं। फिजिक्स में आपने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इज नथिंग रो एल बाई ए। व्हाट इज रेजिस्टेंस, सर आपको ही पता है, जो भी वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के मूवमेंट के लिए। यूनिट क्या होता है, ओम। सर रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस। यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, महो या फिर साइमंस बोल देते हैं। यूनिट याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बार बार बोल रहा हूं, क्लास में बोलता हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं कि बेटा इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आना होगा तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट में परेशान करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट में परेशान करेगा। सर देख लीजिएगा, ओम इनवर्स, महो या साइमंस। सर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सर इसको कैसे, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रोनाउंस एज कापा। यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिएगा ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, साइमंस, साइमंस मीटर इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार। जी स्टार इज नथिंग एल बाई ए, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड डिवाइड बाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सर लेंथ अपॉन एरिया को मैं चाहूं तो आर इंटू के भी लिख सकता हूं, फॉर्मूला आपके सामने है आर इंटू के। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई के लिख सकते हैं, आर इंटू के करेंगे एल बाई ए आ जाएगा। सर सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथ इनवर्स होता है, बस ये याद रखिएगा। अब सर देखो ना, इसको मैं उल्टा कर दूं, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन रो, ये ए बाई एल, तो 1 अपॉन आर को क्या लिखेंगे, जी। 1 अपॉन रो को क्या लिखेंगे, के। ए बाई एल, ये आ गया पक्का। सर कंडक्टिविटी हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, सेल कांस्टेंट हो गया, तो यहीं पर एक आता है मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, इज नथिंग कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर एक दिक्कत है, क्यों, क्योंकि यूनिट्स का दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर या साइमन मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर, और लीटर को आप चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते। तो यहां पर 2 फॉर्मूले बनते हैं, यहां 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। क्यों,
क्यों? क्योंकि सर 1 लीटर को आप लिखना चाहें तो 1/1000 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यहां पर 1 लीटर को लिखना चाहें तो 10,000 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अगर कापा साइमन मीटर में है तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा? सर मीटर में है तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, मोल्स पर लीटर, लीटर ऊपर होगा, लीटर को क्या लिखेंगे? 1/1000। इसका यूनिट क्या होगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर कापा अगर साइमन सेंटीमीटर में है तो लैम्डा एम क्या लिखेंगे? K इंटू 1000/c। ये 1000 का कहां पे कौन सा चीज यूज होना है ये देख लीजिएगा भाई साहब। आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना मतलब बताने वाला थोड़ी ना पहुंचेगा वहां पे। कह रहे सर साथ में आप भी चल लीजिए, बगल में खड़े हो जाइएगा, जहां गलती करे वहां बता दें, ऐसा नहीं होता ना। तो भाई ये छोटे छोटी चीजें जो आपको लग रहा हो कि अरे सर मैं तो समरी लेक्चर में ऐसे ही, हाँ सर याद है, मुझे याद है, बेटा यही सब मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, तो देख लेना, हो जाएगा सर। अच्छा, मुझसे किसने बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, जैसे वहां मोलर कंडक्टिविटी के लिए कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया, यहां कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मलिटी कर दूंगा। अब कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मलिटी में भी दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी भी क्या होता है? मोल्स पर मतलब लीटर पर इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, तो यहां लीटर का फिर से कॉन्सेप्ट आएगा, देख लो। K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी जब सेंटीमीटर में, K अपॉन N इंटू 1000 जब क्या हो सर मीटर में हो, तो ये देख लो। इसका यूनिट क्या होगा? साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसका यूनिट क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये देखना सर, लैम्डा इक्विवेलेंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हो लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? हम सब जानते हैं एन फैक्टर एटम के केस में क्या होता है? वैलेंसी। आयंस के केस में क्या होता है? चार्ज। एसिड के केस में नंबर ऑफ H प्लस, बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस, सॉल्ट के केस में जितना H जितना सॉल्ट ऑफ कटायन, चार्ज ऑन कटायन और एनायन। ऑक्सीडेशन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, रिडक्शन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, एंड अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते हैं। पक्का सर। फॉर सेम सेल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन, एक ही सेल के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन लेते हो तो आपका क्या सेम रहेगा? G स्टार सेम रहेगा, मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, और वहां पर क्या इक्वल कर देंगे? R1K1 इज इक्वल्स टू R2K2, R1K1 इज इक्वल्स टू R2K2। फॉर सेम सेल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट G स्टार सेम होगा, R1K1 इज इक्वल्स टू R2K2, R1K1 इज इक्वल्स टू R2K2। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें या डाइल्यूशन बढ़ा दे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, तो सर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? रीजन याद रखिएगा असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के लिए कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? K/C होती है, या फिर Kn × V हो जाता है। सर कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली चलता है, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे लैम्डा एम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका टोटल वॉल्यूम बढ़ता है। जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन करते हो आपका टोटल वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज करता है। कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन करते हो आपका टोटल वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज करता है। पक्का। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। ठीक है, रीजन क्या है? टोटल वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उधर क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम। सर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी जब डिक्रीज करे, कंडक्टिविटी कब डिक्रीज करती है? मोलर कंडक्टिविटी कब इंक्रीज करती है? सर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। ये रीजंस याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी की लाइन से सब मैंने पॉइंट में लिख दिया है, एनसीईआरटी में लाइंस दे के दिया हुआ है। अब एक चीज तुम्हें पता चल गई, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करेंगे सर उतना ज्यादा लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो एक लाइन आती है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन एकदम ही जीरो के आसपास पहुंचा दे, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, मतलब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा एम की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लैम्डा एम की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पक्का। तो लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम कितनी पहुंच जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, इस फ्लक्चुएशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, लैम्डा एम इज नथिंग, लैम्डा एम नॉट A × √C। ठीक है, लैम्डा एम इज नथिंग, मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A × √C। सर अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो लैम्डा एम क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C।
सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाओगे सर स्ट्रेट लाइन आएगा सर स्लोप नेगेटिव के साथ, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाओगे तो सर ऐसा ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। ये ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो कंडक्टेंस के अंदर देख रहे हैं कंडक्टेंस कैसे कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टेंस हो गया सर, इनके आपस के रिलेशन। कंडक्टिविटी में भी दो टाइप की, कंडक्टिविटी हो गई, एक मोलर कंडक्टिविटी हो गई। कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये उल्टा चलता है, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करेंगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी का निकालना है तो वहां पर कोहलास लॉ आता है। कोहलास लॉ क्या बोलता है कि सर आपको कुछ नहीं, जो भी कैटायन और एनायन का जो भी कंट्रीब्यूशन है उन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। हाईएस्ट अगर कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट किसकी होती है? H+ की होती है। उसके बाद कौन आता है? OH- आता है। हाईएस्ट लैम्डा m नॉट किसकी होती है? H+ की। फिर कौन आता है? OH-। सर देखिएगा जब आप साइज बढ़ाते हैं तो आपका कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na+K+ का, ये NCERT का डेटा है जो हम लोगों ने टेबल क्लास में देखी थी, उसी डेटा के ऊपर कंक्लूड किया है। अगर उस डेटा के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही पूछ सकता है कि जैसे जैसे आगे आते हैं थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक एप्लीकेशन ये भी होता है इसका कि सर आपको B और C का निकालना है, लैम्डा m नॉट B और C का निकालना है। अगर आप BC का निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? AB को और CD को ऐड करो, B और C मिल गए, A और D को हटाने के लिए ये ऐड कर दो। ये हमने क्लास में भर के क्वेश्चंस किए हैं इसके कि भैया इन दोनों को ऐड करो, उसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमें सामने वाले को क्या करना है? उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। दूसरा एप्लीकेशन कोहलास लॉ का क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट निकालना। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट निकालना। फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा है, हमने बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब जगह अल्फा यूज होता है वर्ड। अल्फा इज नथिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन कितना डिसोसिएट करेगा, एसिड होगा या बेस होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप चाहें उस इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से भी निकाल सकते हैं। इसकी रेशियो डिवाइड बाय दिस। एसिड्स के लिए बात करेंगे तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? C∝² अपॉन 1 - अल्फा। बेसिस के लिए क्या हो जाएगी? Kb इज नथिंग, C∝² अपॉन 1 - अल्फा। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, सर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं तो 1 - अल्फा क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? C∝²। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे 1 - अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा C∝²। K मतलब एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kb मतलब बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 11th क्लास की इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोहलास लॉ ये था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। ओके, अब सर देख लीजिए हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि अब हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे बाय पासिंग द करंट। अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बाय पासिंग द करंट। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे काम करता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देते हैं तो उससे पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो 2-3 वर्ड्स होते हैं, जैसे चार्ज हो गया, उसका यूनिट क्या होता है? कूलम। आई मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। टाइम, टाइम मतलब यूनिट क्या होगा इसका? सेकंड्स। याद रखिएगा सेकंड्स में लेना है एम्पियर और कूलम में लेना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I × T। अब यहां पर फैराडे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई साहब सुनिए ना, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो जो मास डिपॉजिटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज के। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए क्या लगा दिया हमने? Z × Q। ये कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस इक्विवेलेंट को देख लो, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू F, फैराडेज कांस्टेंट। आई चार्ज को क्या लिख सकते हैं? I × T लिख सकते हैं। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? I × T। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने क्लास में स्टोइशियोमेट्री के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। जिसको लगता हो इस फॉर्मूले से करना है आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए, स्टोइशियोमेट्री से करना है स्टोइशियोमेट्री से कर लीजिए। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कुछ नहीं, कितना मास डिपॉजिट होगा विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, कितने चार्ज में कितना मास डिपॉजिट होगा, वो फॉर्मूला m मोलर मास अपॉन n फैक्टर F × I × T। सर m इज मोलर मास, I इज करंट एम्पियर में, टाइम सेकंड में, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, F इज फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। 96500 कूलम। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है।
इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो सर, आपको एक तो मास डिपॉजिटेड हो गया। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या दिया इलेक्ट्रोलिसिस का कि भैया अगर चार्ज सेम हो, चार्ज अगर इक्वल हो गया तो जो मास डिपॉजिटेड होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो ना, अगर चार्ज सेम हो गया मतलब Q सेम हो गया तो सर मास जो होगा डिपॉजिटेड का M/NF पे डिपेंड करेगा। ये सेम हो गया, ये सेम है अपने पास, ये कांस्टेंट है, तो सर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इक्विवेलेंट मास पे। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। तो सर इसी ने फैराडेज ने भी ये बोला कि सर अगर चार्ज सेम है तो मास डिपॉजिटेड का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर निकाल देना। ठीक है, तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ये जो थी ना, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी, मतलब किसमें कितना मास डिपॉजिट होगा, किसमें कितना क्या होगा, ये डिपोजिशन था। अब अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करें इलेक्ट्रोलिसिस का कि सर कौन क्या बनाएगा, अगर इलेक्ट्रोड की बात करें, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा, तो यहां ध्यान रखना। अब जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखने जाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्लास में 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल्स किए थे, जिसमें हम लोग ये बता सकते थे कि हाँ यार ऐसे हम लोग प्रोडक्ट गेस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि भाई किसके प्रेजेंस में हो रहा है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, लेकिन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, जैसे अपना मेटल है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड बना दिया, तो ऑब्वियस वो भी रिएक्शन करेगा। तो अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम कैथोड चूज करने जाओगे तो कैथोड पे किसको लोगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ध्यान सुनना, 2 तरीके हैं कैथोड को चूज करने के, एक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब तुम बोलोगे सर मुझे किसका पता किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो भैया कहां से आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, ठीक है, जिद करो फिर CM हो चाहे DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु है। फिर क्या लिखेंगे? क्यों इंडिया आगे होगा ब्रदर, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर लोग पानी मांग रहे हैं। तो ऐसे करके हमने याद किया था कैथोड का। सर कैथोड के लिए एनोड पे देखोगे तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन चेक करने के लिए क्या देख लो? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका एक शॉर्टकट आता है, क्यों? क्योंकि एनोड पे हमेशा वाटर का OH- ही ऑक्सीडाइज करेगा, या फिर आपका ये जो सॉल्ट का निगेटिव चार्ज होते हैं, तो आपके लाइफ में लैब में जितने भी सॉल्ट मिलेंगे वो क्लोरेट वाला मिलेगा, एसीटेट वाला मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, यही मेजर 4-5 सॉल्ट मिलते हैं। पानी का OH- मिलेगा। तो एक कसम खा लेना, इसका शॉर्टकट याद रखना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सबसे पहले कौन जल्दी एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा? Cl-, या ऑब्वियस है ना, ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर OH- और पानी और Cl- में जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा? Cl-, फिर कौन होगा? OH-, फिर इन सब में से कोई एक हो जाएगा। अब एक साथ सब नहीं आते, कोई बोले सर इन दोनों में होगा, तो अरे भाई दोनों कटायन एक साथ थोड़ी ना आएगा, दोनों एनायन एक साथ थोड़ी ना आएगा। ऐसा थोड़ा ना 4 मेटल इलेक्ट्रोलिसिस में डाल दिया, नहीं। हम लोग जब भी करते हैं हम लोग एक मेटल डालेंगे। जैसे अभी क्वेश्चंस देखोगे आप पता चल जाएगा। जैसे देखो ना, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? -1.23। सर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा O-2 से कहां चला जा रहा है? O2। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे O-2 से H+1 से कहां जा रहा है? H2 में। सर इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली जो ये रिएक्शन होता है काफी स्लो होता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन यूज की है, भाई जब रिएक्शन होगी काफी स्लो होगी तो इसको फास्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है। एक्चुअली इसकी वैल्यू -1.23 वोल्ट नहीं रहती है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग और ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, ताकि काइनेटिकली हम उसकी स्पीड को बराबर कर पाएं। और जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डाल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डाल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1.46। ये देख लो, H2O से H2 जा रहे हैं, H2O से H2 जा रहे हैं, -0.83। ये वैल्यू देख लेना, ऑक्सीडेशन में उसकी वैल्यू -1.23 बोली जाती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है? -1.46 होती है। इसीलिए डिस्चार्ज में देखोगे तो OH- पीछे रहता है, Cl- ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि Cl- का से ज्यादा होगा, ठीक है, -1.46 से ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखते कैसे हो। कैथोड पे क्या बोला? कैथोड पे क्या लिखोगे? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से लिखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिखोगे, या फिर ये देखोगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। एनोड पे किससे लिखोगे? एनोड पे ये ट्रिक पता है, एनोड पे ये ट्रिक पता है, निकाल लो। अब इसका कुछ रिजल्ट्स याद रखिएगा, कुछ रिजल्ट्स जैसे NaCl है। अब Cl- है, देखना ध्यान से, Cl- है, सोडियम प्लस है, H+ है, OH- है। Cl- और OH- में कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा? Cl- ऑक्सीडाइज होगा तो Cl- Cl2 गैस निकलेगा।
और सर अब देखना, सोडियम और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कैथोड पे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? याद करो, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो, ऑल मिनरल वाटर, वाटर आगे है सर, सोडियम इधर है सर, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर खुद को क्या करेगा सर? रिड्यूस करेगा। तो एनोड पे क्या होगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा? वाटर का रिडक्शन। अब NaCl बहुत कम हो गया, तो NaCl बहुत छोटा हो जाए, NaCl वेरी डाइल्यूट आ जाए, मतलब क्लोरीन बहुत ही कम हो जाए, तो ऑब्वियस है उस टाइम पे फिर क्लोरीन के बदले कौन ऑक्सीडाइज करेगा? वाटर, क्योंकि सर क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो गया। अब यहां पर सर हाइड्रोजन तो पहले से ही है, NaCl अगर मरकरी इलेक्ट्रोड लेते हैं तो याद कीजिएगा, मरकरी इलेक्ट्रोड में ये तो सेम रहेगा, बट जो मेटल होता है वो क्या करता है? मरकरी उसको लालच देता है, बोलता है भाई कहां जा रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने, मैं तुझे करवाता हूं ना, तुझे जितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए मैं दूंगा, तू मेरे साथ क्या बना ले? अमलगम बना ले। अमलगम मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाओ, एलवाई बना लो। और एक चौथा जो एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो H2SO4। H2SO4 में देख लो, H2SO4 में ऑब्वियस है H प्लस है, OH माइनस है और SO4 -2 है, तो H प्लस से ऑब्वियस है सर वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना है, कुछ और बनेगा नहीं, सल्फेट जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, वाटर में OH माइनस ही करेगा, OH माइनस O2 देगा। यहां पर देखोगे H प्लस H2 देगा। कहीं कहीं पर आपको ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि सर सल्फेट को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता था H2OH2 माइनस में, जब उसके पास क्या हो? करंट डेंसिटी हाई हो और हाई SO4 -2 हो, मतलब हाइयर करंट डेंसिटी हो और हाई SO4 -2 हो, तो H2SO4 को ऑक्सीडाइज करके हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, H2OH -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, H2OH -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके ये बना सकते हैं। पक्का? तो हाई करंट डेंसिटी, हाई सल्फेट, ये देख लेना, ये एनसीईआरटी में है, ये चार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में NaCl के 3 केस, H2SO4 के 1 केस। ठीक है, बैटरीज की बात करते हैं तो भैया बैटरीज अभी भी अपने पास एनसीईआरटी में है, नई वाली में भी है, तो इसलिए सिलेबस का पार्ट है, जिस दिन बुरा हुआ उस दिन पूछ दिया जाएगा। बैटरीज दो टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार रिचार्ज किया, एक बार यूज किया, फेंक दिया, नॉन रिचार्जेबल, नॉन रीयूजेबल। कौन कौन सी बैटरीज? लैक्लेंचे सेल और मरकरी सेल प्राइमरी बैटरीज में आती हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या है? रिवर्सिबल होती है, रिचार्जेबल होती है, रीयूजेबल होती हैं। लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम सेल, ये सेकेंडरी बैटरीज में काउंट की जाती है। लैक्लेंचे सेल या ड्राई सेल की बात करें तो लैक्लेंचे सेल कहाँ यूज होता है? ड्राई सेल सर, ये ट्रांजिस्टर या क्लॉक्स में यूज होता है। प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल होता है, प्राइमरी इरिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल होता है। एनोड जिंक कंटेनर का बना होता है। कैथोड, अब ये जो है एक्चुअली फैक्ट है, लेकिन हाँ आपको एनसीईआरटी में है तो आपको पता रहना चाहिए। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ये होता है, ओवरऑल रिएक्शन होगी उसमें ये रिएक्शंस होंगे। पक्का? इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अब ये चीज, हाँ भाई अब इतना छोटा लिख दिया गया, अब इसको भी नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी दिक्कत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, 2 पेज का अब चीजें हैं, आपको देख लो अभी तक आते आते शायद 20 पेज हुए होंगे, तो 20 पेज वो भी मेरे छोटे छोटे पेज हैं, आपके हिसाब से तो 4 पेज में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समरी लेक्चर बन जाएगा, तो आप खुद ही साइड से बनाते रहिए। मरकरी सेल की बात करें तो मरकरी सेल किसके लिए सुटेबल है? लो करंट डिवाइसेस के लिए, लाइक हियरिंग एड्स और वॉचेस, इन सब के लिए। एनोड किसका होगा? जिंक मरकरी, जिंक अमलगम। ठीक है, कैथोड किसका होगा? पेस्ट ऑफ HgO। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे? KOH। अब आप कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। मरकरी सेल में देखेंगे तो रिएक्शन ये होती है, मरकरी सेल में एक बात बोली जाती है कि मरकरी सेल की जो लाइफ होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। मरकरी सेल की जो वोल्टेज होती है, इसकी वोल्टेज जो रहती है, वोल्टेज ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी, इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। जैसे वॉचेस की देखोगे तो सडनली क्या होगी? एक दिन सडनली वॉच रुक जाती है, क्यों? क्योंकि इनका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सडनली बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही जो रिमोट की बैटरी देखेंगे उसको ठक ठक मार मार के हम लोग चलाते रहते हैं, क्योंकि उसकी बैटरी धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस याद रखिएगा। लैक्लेंचे सेल जो रिमोट के अंदर डाली जाती है, और जो वॉचेज और स्टॉप वॉचेज के अंदर, ये सब के अंदर डाली जाती है, वो कौन से हैं? ये वाले बटन सेल भी बोल देते हैं नॉर्मल लाइफ में, मरकरी सेल वाले। लेड स्टोरेज बैटरीज कहाँ होती हैं? ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज किए जाते हैं। लेड स्टोरेज बैटरीज कहाँ यूज होती हैं? ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज किए जाते हैं। एनोड कैसा होता है? स्पंजी लेड। ये कैथोड, ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइट, 38% H2SO4 बाई मास। डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये रिएक्शन होती है। डिस्चार्जिंग पे लेड क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कैथोड अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। नेट रिएक्शन ये है। अब ये रिएक्शंस मैं ये नहीं बोलूंगा, देखो भाई सीधी सी बात है, आपको मैं सच सच बोलूं तो एग्जाम हॉल में, नीट के एग्जाम हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको बेसिक ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा कि लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ लेड रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे करके पता चल जाएगा। लेकिन
जब आप एग्जाम हॉल में ऑप्शंस पहचानने जाएंगे तो कंफ्यूज मत रहिएगा, इसलिए ये वाली चीज याद रखिएगा। अगर आपको नेट रिएक्शन याद भी नहीं है ना, तो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये अगर ये पता हो तो काम बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन जरूर पता होना चाहिए किसी बैटरी का, अगर वो याद है तो आप एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन चार्जिंग रिएक्शन इज रिवर्स, ऑन चार्जिंग रिएक्शन जैसे ही रिवर्स हो जाती है, मतलब चार्जिंग जैसे ही करोगे वो रिएक्शन इधर हो जाएगी, ऐसे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है। निकल कैडमियम सेल में हमें एनसीईआरटी में निकल कैडमियम सेल का नेट रिएक्शन ही बताया गया है, तो हम नेट रिएक्शन ही जानेंगे। एनोड किसका होता है कैडमियम का, कैथोड किसका होता है निकल ऑक्साइड का। सर इसका वोल्टेज कितना होता है 1.4 वोल्ट होता है, बस ध्यान रखिएगा। फिर ये लोग जो सेकेंडरी और प्राइमरी बैटरीज है ना, इनसे भी अच्छा हमने क्या बनाया फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है कि सर ऐसे कुछ गैल्वेनिक सेल्स बनाओ जो किसका यूज करे, कंबशन किसका करे, सर फ्यूल्स का, लाइक हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सारे जो होते हैं पॉल्यूशन फ्री होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, सारे जो होते हैं पॉल्यूशन फ्री होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ जो सेल होती है डेल्टा G/Δh × 100 हो जाता है, ठीक है। ये एफिशिएंसी ऑफ सेल को निकालने का तरीका होता है, गिब्स एनर्जी अपॉन एंथैल्पी × 100। सर फ्यूल सेल में एक सबसे रिनाउंड जो फ्यूल सेल जो एनसीईआरटी में भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक साइड से हाइड्रोजन एक साइड से ऑक्सीजन लेके हम लोग आते हैं। हाइड्रोजन का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या करते हैं रिडक्शन। ये नेट रिएक्शन देखेंगे तो ये बन जाएगा, और इससे एक वैल्यू जनरेट होती है 1 वोल्ट की, इससे एक वैल्यू अपने पास एक वोल्टेज जनरेट होगी 1 वोल्ट की। तो ये काफ़ी अच्छा आज के टाइम पे हमारा अल्टरनेट है जो हमारी लाइफ में आगे 5-10 साल के अंदर दिखेगा हमारी जिंदगी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कोरोजन की बात करें तो कोरोजन भैया कुछ नहीं, ऑक्साइड सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स का बनना बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्चर या अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस। सर जैसे आयरन का कोरोजन हम सब लोग जानते हैं, आयरन में भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है। और कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक वर्ड यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना गैल्वेनाइजेशन कर दिया, गैल्वेनाइजेशन जिंक का करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग एक इंफीरियर मेटल से कर देते हैं ताकि आयरन ना ऑक्सीडाइज होकर वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये छोटे छोटे पूरा का पूरा आपके पास पूरा का पूरा हम लोगों के हिसाब से अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितने मेजर फॉर्मूले थे, जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी हम लोग हो सकता है सारे के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स, चाहे सारे के सारे मेजर फॉर्मूलाज, बैटरीज, सब कुछ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्लीज़ अब ट्राई कीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो क्लास में और भी एग्जांपल्स कराए हैं उनको भी देख लीजिएगा, वहाँ पर कैथोड एनोड कैसे पहचानते हैं वो भी पता चल जाएगा। हाँ जो मैंने यहाँ बताए हैं वो 4 एनसीईआरटी में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब आपके हवाले, ठीक है। क्लास कर लिया है, समरी लेक्चर भी कर लिया है, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, क्वेश्चंस उठाए कीजिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे टेस्ट के हों, चाहे कहीं के भी आप क्वेश्चंस उठाइए। इस फॉर्मूले से बाहर नीट के सिलेबस में अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, सो डोंट वरी, आराम से पढ़ाई कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और उसकी टेंशन लीजिए अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर, ओके। इस फॉर्मूले शीट को आप चाहें तो अपने हिसाब से, अगर अपने टाइम है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस PDF को सेव रखिएगा, आपके रिजल्ट तक आपके PDF के साथ रहेगी, ओके। तो चलो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।